नमस्कार मित्रों, उड़ान क्लासेस के मंच पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने भाषा शब्द की संस्कृत भाषा शब्द की उत्पत्ति देखी थी। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति देखने के बाद में हम आज हमारी अग्रिम कक्षा में भाषा शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे। उसके आगे फिर नया टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाषा जो है होती क्या है। भाषा क्या होती है? अगर भाषा के लिए मैं आप लोगों से प्रश्न करूं कि भाषा क्या होती है, तो आपका उत्तर आएगा कि सर, भाषा यानी कि हम एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों भाषा शब्द के बारे में। देखिएगा भाषा, देखिएगा जो भाषा शब्द है वो मूलतः है भास धातु से बना हुआ है। कौन सी धातु है? भास धातु। भास धातु है, अच प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। देखते हैं भाषा शब्द बनता है, कहां तक बनता है। यहां देखें तो भास शब्द में से भास जो धातु है वो तो ऐसे की ऐसे, उसके बाद में यहाँ पर अच में से चे की इत संज्ञा हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास में शेष बचता है ए। और यहाँ पर टाप जो प्रत्यय है, टाप एक स्त्रीवाची प्रत्यय है। अर्थात जब भी इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किसी पुल्लिंग शब्द के साथ, तो वो स्वतः ही स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ टाप में से हम इत संज्ञा करने के बाद हमारे पास आशेष बचता है। क्या बचेगा? आ। अब देखिए, इसको समग्र रूप से सहयोग करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हलंत वर्ण है उसको अग्रिम स्वर पूरा करता है, तो हमारा ए है वो इसको पूरा करेगा, लंगड़े को सीधा करेगा, तो यहाँ पर भास बन गया। और यहाँ पर आ है आशेष। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रभाव आपको नजर आ रहा है। समान स्वर के बाद में समान दोनों तरफ अगर पूर्व पद और उत्तर पद में समान स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भास ए है और इसको जोड़ते हैं, दीर्घ संधि करते हैं, तो हमारा शब्द जो है भाषा बनकर के निष्पन्न हो जाता है। हमारा भाषा शब्द तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस भाषा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं बताता हूं आपको कि भाषा का मतलब है उच्चारण करना, बोलना, किसी को अपनी बात कहना। उच्चारण करना, बोलना या कहना भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसको मैं आगे आपको बताता हूं। आगे देखते हैं हम। यहां देखिएगा शाब्दिक अर्थ। भाषा शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो क्या होगा? उच्चारण करना, कहना, बोलना, यह भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। उच्चारण करना, कहना या बोलना। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। भाषा शब्द जो है वो भास धातु से निर्मित शब्द है। इसमें अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय मिलने के बाद में यहाँ पर भास, अच में से ए शेष, टाप में से आ शेष, इसको समग्र रूप से सहयोग करने पर, संधि कार्य करने पर हमारा जो रूप है भाषा वो निष्पन्न हो जाता है। भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है उच्चारण करना, बोलना या कहना। दोस्तों, भाषा शब्द की परिभाषा भी हम यहीं पे लिखते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर, इस बिंदु पर हम जब शिक्षण विद्या पढ़ेंगे तब विस्तृत तौर पर इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, मगर फिलहाल यहाँ पर हम भाषा शब्द की परिभाषा भी लिखते हैं और भाषा के रूप भी लिखते हैं। रीड के आयोजन पर अभी
सरकार जो है, गवर्नमेंट आश्वस्त नहीं कर पा रही है, मगर हमें उसी प्रकार से तैयारी करनी है जिस प्रकार से हम तैयारी 2 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कर रहे थे। आगे देखते हैं भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा के लिए अगर सीधा सीधा बात करें तो देखते हैं विचारों के सशक्त व सम्यक आदान प्रदान का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? सर्वश्रेष्ठ साधन भाषा है। विचारों के सशक्त यानी मजबूत तौर पर, सम्यक यानी बिल्कुल ठीक प्रकार से आदान प्रदान का सर्वश्रेष्ठ साधन भाषा है। यहाँ पर जो सम्यक शब्द है वो ये कह रहा है कि हम हमारी बात सामने वाले तक ठीक प्रकार से पहुंचा दें तथा सामने वाले की बात हम ठीक प्रकार से समझ सके, वो ही भाषा है। देखिएगा, भाषा तो जानवरों की भी होती है, जानवर भी बोलते ही हैं, मगर हम उनकी भाषा को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, हम अंदाज ही लगाते हैं। एक और उदाहरण इसका देखें कि जो हमारा घर में कोई नया मेहमान आता है, बाल रूप में कोई बच्चा आता है, तो उस बच्चे की देखिएगा कि उसकी भी एक अपनी भाषा होती है, वो बहुत प्रकार की आवाजें करके आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करता है, मगर हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस भाषा को कभी पढ़ा ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अंदाज से कि शायद इसको प्यास लगी होगी, शायद इसको भूख लगी होगी, या पता नहीं किसी जानवर ने तो नहीं काट लिया, इस प्रकार से हम एक अंदाज लगा करके हमारी क्रियाओं को करते हैं, प्रतिक्रिया हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है सम्यक शब्द का अर्थ यही है कि हम ठीक प्रकार से किसी व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की भाषा को, वो जो कह रहा है उसके विचार को ठीक प्रकार से हम समझ जाएं तथा हम हमारे विचारों को ठीक प्रकार से उस तक पहुंचा दे, वही क्या है? भाषा है। वही क्या है? भाषा है। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर भाषा का है 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है। भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। किन्हीं पुस्तकों में भाषा को 3 भागों में भी बांटा गया है। हम देखते हैं आगे, उस पर बातचीत करते हैं कि भाषा के कौन कौन से और रूप होते हैं। एक बार इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलता हूं मैं। भाषा के भेद, देखिएगा यहाँ पर भाषा के भेद की बात करते हैं। मैं यहां लिखता हूं इसको भाषा, और भाषा का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। कई जगह आपको 3 वर्गीकरण भी मिलेंगे। एक तो होगा, देखिएगा, मौखिक भाषा। जी दोस्तों, एक तो मौखिक भाषा और एक हो गया लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और जो तीसरा वर्गीकरण है जो आप लोग देखते हो, उसमें होता है सांकेतिक भाषा। मगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये जो है संस्कृत में हम इन 2 वर्गीकरणों पर ही बातचीत करेंगे, किंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी की शिक्षण विधियों में आपको इस तरीके से यहाँ पर 2 वर्गीकरण करने पड़ेंगे। यहाँ देखिएगा कि जो भाषा के मूलतः 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर इस मौखिक भाषा के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक तो हो गया वाचिक और एक होता है सांकेतिक। एक वाचिक
एक सांकेतिक, ये मौखिक भाषा के रूप होते हैं। तो ये जो सांकेतिक होता है वो क्या होता है, मूलतः मौखिक भाषा का ही भेद होता है। यहाँ पर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम इन दो वर्गीकरणों पर ही बातचीत करेंगे। बाकी जब सांकेतिक भाषा जो होता है वो कोई भेद नहीं होकर के मौखिक भाषा का ही भेद हुआ करता है। आगे चलते हैं मित्रों, देखते हैं, देखिएगा मौखिक भाषा जो है उसकी जो प्रारंभिक इकाई होती है, मौखिक भाषा की प्रारंभिक इकाई जो होगी वो क्या होगी, वो होगी ध्वनि। मौखिक भाषा जो होती है प्रारंभ में हम ध्वनि के माध्यम से ही शुरुआत करते हैं। तो उसी प्रकार से जब मौखिक भाषा की प्रारंभिक इकाई ध्वनि होगी तो आप बता सकते हैं कि लिखित भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या होगी। तो लिखित भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या होगी, लिपि होगी। लिपि, नया शब्द आता है लिपि। अब लिपि होती क्या है उसके भी बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि लिपि जो है उसको किस प्रकार से समझा जाए। देखिएगा विश्व में बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो अपने लिपि के अभाव में समाप्त हो चुकी हैं। उनका जो वजूद था वो लिखित रूप नहीं होने के कारण समाप्त हो चुका है। व्याकरण का अभाव होने के कारण उन भाषाओं का पतन हो चुका है। तो किसी भी भाषा की अगर आप उसको स्थायी रूप देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वहां जो आवश्यकता होती है वो होती है लिपि की, अर्थात भाषा की लिखित रूप। जब हम लिखने के लिए भाषा के जो वर्ण हैं, शब्द हैं, उनको हम निश्चित आकार प्रदान करते हैं। वो आकार प्रदान करने का कार्य कौन करती है, लिपि करती है। जिस प्रकार से हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, हम शब्दों को इस तरीके से लिखते हैं, इधर से इस तरफ। उसी प्रकार से देखा जाए तो पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है और जिन भाषाओं की लिपि नहीं है वो भाषाएं भी नहीं होती है, उन भाषाओं का भी पतन हो चुका होता है। तो लिपि जो है लिखित भाषा की प्रारंभिक इकाई है और मौखिक भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या है, ध्वनि है। मित्रों, मैं आपको यहीं पे एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि हमने भाषाई कौशलों के बारे में पढ़ा है, कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखा है भाषाई कौशलों के बारे में कौन कौन से होते हैं, जिसके लिए हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LSRW लिखते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब ये जो चारों कौशल हैं इनका संबंध भी यहीं से निकल करके आता है। देखिएगा जब भाषा का मौखिक रूप होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम किसी की बात को सुनेंगे और किसी को अपनी बात कहेंगे। या तो हम किसी की बात को सुनेंगे या हम अपनी बात को कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सुनना हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर अब हमने तो सुन तो लिया मगर कहेंगे भी तो सही। आजकल सुनते कौन है ना, नहीं सुनते ना। तो यहाँ पर कहना, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, कहना या बोलना जो आप कह सकते हो। यहाँ पे देखिएगा लिखित भाषा जो है, अब हम लिखित भाषा को कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक नहीं सुन सकते। किताब पढ़ी है, मैं कह दूं कि पहला पेज पलट जाएगा, नहीं पलटेगा। पहले पेज से सुनाना शुरू कर, किताब नहीं सुनाएगी किताब। क्यों? क्योंकि हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, किताब नहीं सुनाएगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं से लिखित भाषा की बात करते हैं। लिखित भाषा का जो प्रारंभिक इकाई लिपि है और इसकी जो होगा कौशल जो होगा वो क्या होगा, पढ़ना और लिखना। अर्थात
जब भाषा का ये माध्यम होगा, कौन सा माध्यम? लिखित भाषा, लिखित रूप जब होगा तब हम हमारी बात को या तो लिख करके किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और किसी व्यक्ति के विचार हम पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी भाषा। भाषा की हमने परिभाषा देखी है, व्युत्पत्ति देखी है, भाषा के हमने भेद भी देखे हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, भाषा की मौखिक भाषा की प्रारंभिक इकाई ध्वनि, जबकि लिखित भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या है? लिपि है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मौखिक भाषा है उसके जो कौशल हैं हमने देखे तो सुनना और कहना या बोलना, जबकि लिखित भाषा के जो कौशल है वो पढ़ना या लिखना, और ये हमारे चारों कौशल होते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसी के साथ जो हमारा भाषा है जिससे संभावित प्रश्न बनते हैं वो हमने देख लिए हैं। संभावित प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, प्रश्न यहां से भी बन सकता है, प्रश्न यहां ध्वनि से भी बन सकता है, तो लिपि से भी बन सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि कौन से कौशल का संबंध भाषा के किस रूप के साथ में है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमने संस्कृत भाषा शब्द, संस्कृत की व्युत्पत्ति देखी, हमने भाषा की व्युत्पत्ति देखी, तो हम आगे चलते हैं। अब हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। हम पहले उन चीजों को देखते हैं जिनसे छोटे छोटे प्रश्न निर्मित हो सकते हैं। दोस्तों पढ़ने को सब पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी कर रहे हैं, मगर एक तरीका होता है कि एक लड़का तो सब कुछ पढ़ रहा है, जितना है सब कुछ। क्या मैंने ये किताब भी पढ़ ली, मैंने वो किताब भी पढ़ ली, मैंने तो संस्कृत की 5 किताबें पढ़ ली, मैं 10 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुका। इस तरीके से भी पढ़ते हैं, मगर सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो ज्यादा पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका होता है जो जितनी जरूरत है उतना पढ़ते हैं। दिमाग में घास फूस कचरा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं टॉपिक्स पर बात करनी है जो हमारे सिलेबस में है। हमें उन बिंदुओं पर जरूर थोड़ा सा इधर उधर फेल करके बातचीत करनी है, सिर्फ इतना ही नहीं कि जैसे मान लो कि वर्ण दे दिया आपके, तो वर्णमाला दे दी टॉपिक में, तो आप सिर्फ वर्णमाला ही पढ़ो, उसके आसपास से संभावित प्रश्न जो हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, मगर हमें टॉपिक से जुड़ करके ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी किताबें ला रहे हैं, बहुत सारी किताबों पर बातचीत कर पढ़ रहे हैं उनको। आप एक किताब पढ़ो मगर उसको पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो, जो आपको जरूरत है उस टॉपिक को ठीक प्रकार से पढ़ो। साथ के साथ आप नोट्स बनाते होंगे, मैं आपको एक निजी सलाह देना चाहता हूं कि आप नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाने से बेहतर है कि आप एक टॉपिक है उसके आप नोट्स बनाओगे, उतने ही समय में आप उस टॉपिक से बनने वाले संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला भी बना सकते हो। मान लीजिए किसी टॉपिक के अंदर से 10 प्रश्न बन रहे हैं, तो आप प्रत्येक प्रश्न को एक नोटबुक लीजिए जिसमें सिर्फ प्रश्न ही होने चाहिए। आप प्रश्न बनाइए, साथ में उसके एक उत्तर लिख दीजिए, फिर प्रश्न बनाइए, फिर एक उत्तर लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि देखिएगा हमारा जो मस्तिष्क है वो ज्यादा के बजाय जो कम होता है उसको अधिक श्रेष्ठता से याद रख पाता है। यही परिस्थितियां होती होगी कि जब आप किसी मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका संपूर्ण ध्यान आपने उस प्रश्न पत्र पर अवधान कर रखा है, एक जगह एकत्रित कर रखा है, सारा दिमाग उसी पर है। और जब आप प्रश्न कर देते हो तो उसके बाद में आप कभी भी आप जब कोई प्रश्न आपके रिपीट होता है तब आपका दिमाग ये कहता है कि शायद उस पेज पर होगा, या लेफ्ट वाले पेज पर होगा, या राइट वाले पेज पर होगा। आपको क्यों याद रहा? ये आपको याद रहने की वजह यह है कि उस समय आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां एक ही जगह पर फोकस थी। तो जब भी आप किसी प्रश्न को देखते हो तो वो आपको श्रेष्ठता से और आराम से बिल्कुल अधिक समय तक स्थायी रूप से याद हो जाता है। तो जब आप एक टॉपिक से संभावित बनने वाले 5 प्रश्न, 10 प्रश्न जो भी हैं वो बनाते हो तो आपको श्रेष्ठता से वो टॉपिक
याद हो जाएगा, आपको सारा टॉपिक पढ़ने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं हम व्याकरण शब्द पर। देखिएगा, व्याकरण जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, यानी विशेष प्रकार से जो उत्पत्ति हुई है, विशेष प्रकार से हुई है। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रत्यय, उपसर्ग, धातु की सहायता से एक शब्द निर्मित किया है व्याकरण, इसलिए इसको व्युत्पत्ति कहा जाता है। देखिएगा, यहां पर वी उपसर्ग है आंग, जिसमें से क्या शेष बचता है आपको भी पता है, आ। यहां पर जो करण शब्द है, अब ये तो बचा है, यहां देखते हैं हम धातु क्री, जो वास्तव में क्या होती है, डोक्रिय। पढ़ा था आपने, आपको स्मरण हो रहा होगा। वी आंग क्री, और साथ के साथ एक प्रत्यय और लगता है यहां पर, कौन सा प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय। एक बार फिर से देखते हैं, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री इसके अंदर डूक किए, इसमें क्या है, धातु है, जिसमें से संज्ञा होने पर शेष हमारे पास में क्री बचता है, जो कि हमने संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति में भी हमने देखा था। और यहाँ पर एक प्रत्यय है ल्युट। बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर तो वी, यहाँ पर क्या शेष बचा, यहाँ पे दोस्तों इस संज्ञा करने के बाद में अशेष बचा। यहाँ पर हमारे पास में क्री शेष बचा हुआ है, और यहाँ जो होता है ल्युट प्रत्यय जो है, उसमें से टेकित संज्ञा होती है, लेकित संज्ञा होती है, और यहाँ पर शेष बचता है यु। यहाँ पर एक नियम आता है, जिस प्रकार से एक सूत्र है, देखिएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, युवोर नाको, ये जो है इस सूत्र की सहायता से यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्न हो जाएगा। यहां पर हम इसको वापस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ई के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि, यहाँ पर यण संधि हो रही है, तो यहाँ पर जो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ पर आ इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा री है क्री का, वो अर हो जाएगा व्याकरण, और यहाँ पर अन यहाँ जुड़ करके नेको णे होकर के हमारा जो व्याकरण शब्द है वो निष्पन्न हो जाएगा। हमारा व्याकरण शब्द है वो तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्याकरण की कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं पर भी बातचीत करते हैं। देखिएगा, वैसे जो व्याकरण है उसके बारे में मोटे मोटे तौर पर बात करें तो इसको शुद्धिकरण ग्रंथ भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण के अभाव में भाषा का शुद्ध रूप होना संभव नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं उनके ऊपर। देखिएगा, व्याक्रियन्ते, व्युत्पादते, शब्दाः, अनेन व्याकरणम्। व्याक्रियते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन व्याकरणम्। कहने से तात्पर्य यह है कि जिससे शब्दों का ठीक प्रकार से निर्माण होता है, जिस प्रकार शब्दों को
उचित रूप प्रदान करता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकृते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन व्याकरणे, व्याकरण को पतंजलि महोदय ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। क्या कहा गया है, शब्दानुशासन कहा है। अर्थात वह ग्रंथ जो शब्दों को अनुशासित करता है, शब्दों को ठीक प्रकार से समायोजित करता है, उसी ग्रंथ को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यही देख करके पतंजलि महोदय ने व्याकरण को क्या कहा है, व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। दोस्तों बात करते हैं व्याकरण के जो उपनाम हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो हो गया, देखिएगा, शब्दानुशासन। शुद्धिकरण ग्रंथ, एक हमने पहले भी देखा था कि वेद पुरुष का मुख, जब हमने वेदांग टॉपिक पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि वेद पुरुष का जो मुख होता है वो व्याकरण होता है। जिस प्रकार से मानव शरीर की शोभा मुख से होती है। आप भी फेयर एंड लवली चेहरे पर ही लगाते हो, हाथों पर लगाते हो क्या? नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि शोभा किससे होती है? मुख से होती है। उसी प्रकार से वेद पुरुष जो है उसका मुख किसको माना गया है? व्याकरण को माना गया है। वेद पुरुष का मुख कौन है? व्याकरण है। दोस्तों हमने जो आवश्यक शब्द थे जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में हमें देखना था शुरुआती तौर पर, वो हमने देख लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं व्याकरण की और विस्तृत जानकारी